नमस्कार दोस्तों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मंगलवार है और आज हम अपना नियमित कार्यक्रम रचना धर्मिता लेकर आपके लिए आए हैं और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आपको ये बताने में। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार और चित्रकार श्री विकेश निझावन। थोड़ी देर में जो हमारे अतिथि हैं हम उनको यहाँ पर इस मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे। आइए जो आज के हमारे रचना धर्मिता कार्यक्रम के जो विशेष अतिथि हैं श्री विकेश निझावन, उनको हम इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। नमस्कार विकेश जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते रैना जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपके दर्शन कर रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए इस बीच में हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। सदानंद मिश्र जी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं और अब और भी मित्र हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। वे भी अब अशोक मिश्र जी आपको नमस्कार कर रहे हैं विकेश जी। जी जी। सबसे पहले और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे इस श्रृंखला में शामिल किया और अन्य मित्रों से रूबरू होने का मौका दिया। देखिए मेरे लिए भी इस पटल के लिए, इस मंच के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र आज हमारे साथ रूबरू हैं और हम आपस में बातचीत करेंगे आप की जीवन यात्रा पर, आपके लेखन पर और किस तरह से आपको लिखने की प्रेरणा मिली, इस तरफ आप कैसे आपका रुझान पैदा हुआ। तो हम अपने इस बीच में सुमित राजौरा जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुमित जी। सुनील कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब गुलशन आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए। विकेश जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। तो मैं अब अपने मित्रों को आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे विशेष अतिथि हैं विकेश निझावन जी, जो स्वयं एक वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और एक और जो भी आपकी विशेषता है, आप बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। इस बीच में महेंद्र कुमार साहू जी, गुलशन आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए, अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए विकेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा, आपका परिचय तो मेरे पास बलविंदर सिंह अत्री जी भी जुड़ गए, आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं मित्रों को ये बताना चाहूंगा, आपका तो बहुत बड़ा विस्तृत समृद्ध परिचय मेरे पास है, लेकिन मैं संक्षिप्त में अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि अभी तक आपके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 2 उपन्यास आपके हैं और लघु कथा संग्रह आपका है दुपट्टा, कविता संग्रह आपके 7 है और पहला कहानी संग्रह जो 1982 में आपका प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद हर छत का अपना दुख, इस नाम से, इस शीर्षक से आपका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है और वर्तमान में 2023 में मेरी कहानियां शीर्षक से आपका कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है और उपन्यास आपका मुख्तरनामा है और कितने कब्रिस्तान। तो मुझे लग रहा है कितने कब्रिस्तान प्रकाशाधीन है अभी, क्यों विकेश जी? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कविता संग्रह 1987 में मेरी कोख का पांडव, ये आपका प्रकाशित हो चुका है। हवाएं कुछ कहती है, ये 2023 में आपका काव्य संग्रह आ चुका है। इस बीच में दिया भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हमारे मित्र आपके आज के इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विकेश जी,
कहाँ से आपकी कैसे जीवन यात्रा शुरू हुई है और लेखन की तरफ आपका साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ है? मेरे लेखन की शुरुआत छोटी उम्र में ही हो गई थी। घर का माहौल ऐसा था, घर में सभी पत्र-पत्रिकाएँ काफ़ी आती थीं। मेरे बड़े भाई-बहन, उनको भी शौक था। मेरी बड़ी बहन भी लिखती थीं, कविता, कहानी उन्होंने बहुत लिखी। घर में धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सभी पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती थी। मेरे पिता डॉक्टर थे, उन्हें भी पढ़ने का शौक था। वैसे वो इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा पढ़ते थे। एक पत्रिका उन्होंने हमेशा सब्सक्राइब की, रीडर्स डाइजेस्ट, वो घर में आती थी इंग्लिश में। तो धर्मयुग, सारिका पढ़ते-पढ़ते छोटी उम्र में ही कविता पढ़ने का शौक बहुत हो गया था। क्या बात है! और क्या बात है! जब मैं छठी 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तो कुछ भाव मेरे मन में उठते थे और मैं अ, कॉपी के पिछले पन्नों पर उन्हें लिखने पढ़ते-पढ़ते लिखने बैठ जाता था। कहें तो उन चंद पंक्तियों को मैं सुनाना भी चाहूँगा। ज़रूर, और ज़रूर, ज़रूर, आपका स्वागत है, सुनाइए। ये देखिए, ये मंच तो आपका है। आप जो सुनाना चाहते हैं, सुनाइए, निसंकोच रूप से। हाथों को लेकर 2 संदर्भ उस समय लिखे थे, कुछ भाव मन में आए थे। हाथ राम हैं, जो देते हैं, हाथ राम हैं, जो देते हैं, हाथ रावण भी हैं, जो सब छीन लेते हैं। क्या बात है! क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जी, जी। एक दूसरा संदर्भ है, हाथ जब छोटे थे, इनमें पूरा भविष्य समाया हुआ था। हाथ जब छोटे थे, इनमें पूरा भविष्य समाया हुआ था। ज्यों-ज्यों हाथ बड़े होते गए, इनमें से सब कुछ फिसलता चला गया। हाय, 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 हाय! क्या बात है! क्या बात है! बहुत व्यावहारिक बात कही आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, पंक्तियाँ और मन में आई थी उस समय, क्या बात है! आज मैंने दुःख को पत्थर के साथ बाँध कर पानी में फेंक दिया। आज मैंने दुःख को पत्थर के साथ बाँध पानी में फेंक दिया, लेकिन अजीब बात है, दुःख फिर भी तैरता रहा, सुख न जाने कहाँ डूब गया। हाय, 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 हाय! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! वाह, वाह! फिर से सुनाइए ये पंक्तियाँ फिर से सुनाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मैंने दुःख को पत्थर के साथ बाँध पानी में फेंक दिया, लेकिन अजीब बात है, दुःख फिर भी तैरता रहा, सुख न जाने कहाँ डूब गया। वाह, 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 वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो और क्या सुनाना चाहेंगे आप? चंद पंक्तियाँ और हैं। कल तुमने मुस्कुराकर देखा था मुझे, कल तुमने मुस्कुराकर देखा था मुझे, आज भी देखो, लेकिन मेरी आँखों में हिलती पुतलियाँ नहीं, वो खालीपन जो तुमने दिया है। आय हाय हाय हाय! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कब की बात है? ये कविताएँ कब की है आपकी? ये छठी 7वीं कक्षा में लिखी थी। ओह हो! क्या बात है! क्या बात है! जी, जी। उसके बाद मेरी गद्य में भी रुचि बढ़ी। मुझे याद आता है हमारे सिलेबस में इंग्लिश की किताब में 2 कहानियाँ थी रवींद्रनाथ टैगोर की। एक जी, थी द पोस्ट मास्टर एंड द होम कमिंग। जब हमारे अध्यापक वो पढ़ा रहे थे, उसका अनुवाद हिंदी में कर रहे थे, तो वो कहानियाँ मुझे बहुत छू गईं। उसके बाद मैंने थोड़ा गद्य भी लिखना शुरू किया, 2-4 कहानियाँ लिखी, लेकिन विशेष कहानी जो मैंने पहली कहानी थी मेरी, जाने और लौट आने के बीच, वो मैंने सारिका पत्रिका में
तब मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका था, तब की बात है। मैंने ओहो! सारिका पत्रिका में भेजी, कमलेश्वर उसके संपादक थे, तो उनका पत्र आया कि कहानी बहुत अच्छी है, मैं इसको अगले अंक में प्रकाशित कर रहा हूँ। और कहानी छपने के बाद मुझे एक दिशा मिल गई कि कहानी क्या है, और उसमें मैं आगे निरंतर बढ़ता ही चला गया। तो हम आपसे ये सुनना चाहेंगे, देखिए ये तो बहुत अद्भुत बात है। आप 10वीं कक्षा में थे और लोग तो सपने भी नहीं देख सकते इस बारे में कि आपकी 10वीं कक्षा में और सारिका पत्रिका में जिसके संपादक कमलेश्वर जी थे, वो आपकी जी, स्वीकृत हो गई और प्रकाशित हो गई। तो उस कहानी के बारे में बताइए, क्या किस पर केंद्रित थी वो? क्या विषय लिया हाँ, था आपने? मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा। कहानी बहुत लंबी नहीं थी। उसमें एक बेरोज़गार युवक है, जिसको इंटरव्यू कॉल आया है दूसरे शहर से, नौकरी की तलाश में वो लगा हुआ है। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पिता बीमार हैं, आर्थिक स्थिति में बहुत कमज़ोर हैं। अ, जहाँ से उसको इंटरव्यू कॉल आया है, उस शहर में उसकी बड़ी बहन ब्याही गई है। तो स्वाभाविक है कि पहले वो बहन के घर जाता है, 1 दिन पहले पहुँच जाता है। बहन देख के उसको बहुत खुश हुई है। बहन एक ऊँचे परिवार में ब्याही गई है। अब ये युवक जब वहाँ पहुँचता है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फ़ील करता है, क्योंकि इसके जूते फटे हुए हैं, कमीज़ का कॉलर फटा हुआ है। जैसे-तैसे वह उसको छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन बहन सब समझ जाती है। वो पिताजी का हाल-चाल पूछती है। इसने सोचा तो था कि बता देगा पिताजी बीमार हैं, लेकिन बात बदल देता है, कहता है पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन वो चेहरे से भाँप जाती है और कहती है कि मुझे पता चला था पिताजी ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं आ पाई, मैं नहीं आ सकती। वो अपना दुःख कहती है कि पिताजी ने सोचा था बड़े घर में ब्याह के मैं बड़ी सुखी हो जाऊँगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब बड़े घर वाले डिमांड करेंगे, तो क्या वे पूरी कर पाएँगे? लेकिन वो कहती मैं पिताजी को दोष नहीं दे रही, ये मेरे हालात ऐसे हैं, लेकिन अब काफ़ी ठीक हो रहा है, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसका इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू दे के आया है, वो वापिस आने की तैयारी करता है। बहन कहती है कि आज रुक जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं पिताजी को देखना है, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। इतने में उसकी बहन की सास आती है, वो कहती है कि बेटा कुछ चीज़ें मँगवाई हैं वहाँ से, तुम भिजवा देना। बहन उसको दरवाज़े तक छोड़ने आई है और एक लिस्ट देती है। वो भाई को कहती है कि ये कुछ सामान है, अगले महीने 15 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, ये सब सामान तू लेके आएगा। और उस लिस्ट के नीचे वो 5-5 सौ के नोट छिपा कर उसको पकड़ाती है। क्या बात है! क्या बात है! कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उसकी मुट्ठी दबा देती है। भाई चुप है, खामोश है, आगे बढ़ जाता है। एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये कहानी का अंत था। बहुत कहानी बढ़िया, बहुत जाने आप और बताइए, लौटाने की। आपकी आपकी 14-15 साल की आयु रही होगी। पुलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप जानते हैं, बहुत बड़े हाँ, व्यंग्यकार हैं। तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में सारिका जैसी पत्रिका में आपकी कहानी का प्रकाशित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप स्वयं किस कहानीकार से उस समय मतलब प्रभावित थे? किस कहानीकार को ज़्यादा आप उसका उनका उनकी कहानियों का अध्ययन करते थे आप उन दिनों? उन दिनों कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था मेरे को। कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी,
इनकी कहानियाँ मैंने बहुत पढ़ी। उन दिनों धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता पढ़ा, जिसने मुझे क्या बात है। बहुत प्रभावित किया। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस के हंस, जो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित था, उसने मुझे बहुत छुआ। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं 2 कहानियों का और ज़िक्र करना चाहूँगा। जरूर जरूर। मालती जोशी जी की कहानी धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी, टूटने से जुड़ने तक। और सुमति सक्सेना जी की कहानी थी चौथा पुरुष, जिन्होंने मुझे बहुत छुआ और कहानी को मैं समझ पाया, और उसके बाद निरंतर मैं लिखता ही चला गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर आपकी कविताएं और कहानियां क्या एक साथ चलती रही, या दोनों में से आपने प्राथमिकता किसको दी अपने लेखन में? दोनों साथ-साथ चलती रहीं। कहानियाँ भी खूब लिखी, उसके बाद धर्मयुग में प्रकाशित हुईं, साप्ताहिक हिंदुस्तान में। कादम्बनी पत्रिका की एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मेरी कहानी को पुरस्कार मिला। कहानी थी पुल के दूसरी ओर, तो वो कहानी बहुत सराही गई मेरी। क्या बात है। तो अच्छा, आप तो शुरू-शुरू में संगीत में भी काफ़ी रुचि रखते थे। तो संगीत की तरफ भी कैसे रुझान हुआ आपका? तीसरी चौथी कक्षा में मैंने संगीत सीखना शुरू किया था, तो बेंजो में मेरी मास्टरी हो गई थी। उस समय की कुछ जो फ़िल्मी पॉपुलर क्लासिकल धुनें थी, वो मेरे टीचर ने मुझे सिखाई, और कई प्रतियोगिताओं में मैंने हिस्सा भी लिया और मुझे पुरस्कार भी मिले। इत्तेफ़ाक से जो मुझे सबसे पहला पुरस्कार मिला था, वो आज भी मेरे पास है। आप कहें तो मैं दिखाऊँ आपको? दिखा दीजिए ना, दर्शन करा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये किस सन की बात है विकेश जी? ये मैं 8-9 साल की उम्र का था। अब मुझे सन तो याद नहीं। क्या बात है। अच्छा, अरुण कुमार पासवान जी ने कहा है कि निझावन जी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में हमारे वार्ताकार रहे हैं। वे सहज किंतु मार्मिक कहानियां लिखते हैं। तो उन्होंने आपकी भी कहानियां खूब पढ़ी हैं। तो हाँ, मैं आकाशवाणी के वे दिन कुछ याद करें, किस तरह से आकाशवाणी में जाना हुआ आपका? अ, पहले मुझे रोहतक में काफ़ी जाना हुआ, हरियाणा में, क्योंकि रोहतक रेडियो स्टेशन पड़ता है। तो उसके बाद कुरुक्षेत्र, क्योंकि अम्बाला से नज़दीक था, तो कुरुक्षेत्र में भी मुझे बुलाया गया। वहाँ नियमित रूप से मुझे कहानी, कविता और बातचीत में हिस्सा लिया मैंने। काफ़ी प्रोग्राम दिए मैंने वहाँ। तो फिर नियमित रूप से आपके आकाशवाणी से कार्यक्रम होते रहे, और अधिकांश तो कविता पाठ और कहानी पाठ ही रहा होगा। हाँ, हाँ जी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि 1982 में पहला आपका कहानी संग्रह ही प्रकाशित हो चुका है, हर हाँ छत जी। का अपना दुख। तो इसमें कितनी कहानियां थी, और उस समय प्रकाशक कौन था? कई वर्ष हो गए तब से। तो इस प्रकाशक संग्रह कौन के था? बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये मेरा पहला कहानी संग्रह था, इसमें 15 कहानियाँ थीं, और इससे संबंधित एक घटना मुझे याद आती है, जो मुझे रोमांचित कर जाती है। क्या उन बात है। दिनों उन दिनों दूरदर्शन पर एक पत्रिका प्रोग्राम आया करता था। तो जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई, तो एक रोज़ घर में बैठे थे मैं और मेरे माताजी, हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, एक ब्लैक एंड व्हाइट तब टीवी था, तो शाम के 6 बजे प्रोग्राम शुरू होता था। तो जैसे ही शटर खोला उसका और टीवी ऑन किया मैंने,
तो पत्रिका प्रोग्राम में पहली अनाउंसमेंट थी कि आज कुछ पुस्तकों पर चर्चा की जाएगी। तो पहली पुस्तक हर छत का अपना दुख थी, जिसमें गंगा प्रसाद विमल जी और अरे वाह! डॉक्टर महीप सिंह जी ने उस पर चर्चा की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी, जी। तो फिर आप उनसे फिर मुलाकात हुई, उनसे कोई संपर्क रहा? वे तो बहुत ही प्रतिष्ठित कहानीकार साहित्यकार थे अपने समय के। गंगा प्रसाद विमल जी से भेंट हुई थी दिल्ली में, उनसे काफ़ी बातचीत रही मेरी। तो महीप सिंह जी से तो नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन उनसे संपर्क पत्रों द्वारा ज़रूर रहा मेरा। तो शुरू-शुरू में जो आपका ये कहानी संग्रह आया, तो आपने विषय भी इसका इसका जो शीर्षक है बहुत अच्छा रहा, हर छत का अपना दुःख। तो इसमें ज़्यादातर आपने पारिवारिक या सामाजिक या अन्य परिस्थितियों पर कहानियाँ केंद्रित जो आपकी रही होंगी, उनको संकलित ज़्यादा किया है? पारिवारिक कहानियाँ थी। इसके बाद मैंने एक कहानी लिखी थी, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको लेके कहानी लिखी थी, मुख्तारनामा। अ, राजस्थान से कहानी प्रतियोगिता हुई थी अलवर से, तो मैंने वो कहानी वहाँ भेजी और राष्ट्रीय स्तर पर मेरी कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला और जब अलवर मेरा जाना हुआ उस पुरस्कार को लेने, तो वहाँ के मुख्य अतिथि थे जिनेंद्र कुमार। क्या बात जिनेंद्र है! जी क्या के बात है! हाथों मैंने पुरस्कार लिया और हिमांशु जोशी जी भी वहाँ आए हुए थे, उनसे भी संपर्क हुआ तो 3 दिन मैं उन्हीं के साथ रहा और कहानी पर हमारी खूब बातचीत होती रही और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और फिर लगातार आपका जो मुख्तारनामा उपन्यास है, तो हाँ उस पर जी। भी काम चल रहा था आपका उस समय फिर? अ, पहले मैंने कहानी ही लिखी थी, जिस पर पुरस्कार मिला, लेकिन उस कहानी का फलक बहुत बड़ा था, तो उसको मैंने उपन्यास का रूप दिया था बाद में। फिर आपने मतलब विस्तृत करके उसको उपन्यास के रूप में प्रकाशित करवाया हाँ जी, हाँ जी। और इस बीच में आपकी कविताएँ चलती रही और आपके तो लगभग 7 काव्य संग्रह आए हैं। तो हाँ जी। अभी आप क्या कोई ये क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं या कोई कविता सुनाइए ना? हमारे मित्र अ, आपसे कविता सुनना चाहते हैं। मैं कविता सुनाना चाहूँगा, दर्द आपका दर्द की तख्ते पर। क्या बात है! क्या बात है! कहीं फिर जंगल की किसी परी ने छड़ी घुमाई और मैं बुत से आदमी बन गया। वाह, वाह, कहीं वाह, वाह! फिर जंगल की किसी परी ने छड़ी घुमाई और मैं बुत से आदमी बन गया। जंगल में जो आग थी, मैं उसे हथेलियों पर धर लाया। जंगल में जो आग थी, मैं उसे हथेलियों पर धर लाया। हवाएं जो जंगल में चलती थी, उन्हें भी घर तक साथ ले आया। वाह, आग वाह, और वाह! हवा का रिश्ता तुम जानते ही हो। आग और हवा का रिश्ता तुम जानते ही हो। हवाएं जब चलती हैं, आग शोला बन जाती है। वाह, हवाएं वाह, जब वाह! चलती हैं, आग शोला बन जाती है। मैं इन्हीं शोलों पर चलता रहा, इंसान के बनाए ऊंचे ऊंचे महलों में पलता रहा। लेकिन अजीब बात है, महल खामोश हैं, जबकि जंगल में पेड़ बातें किया करते थे। वाह, लेकिन वाह, वाह! अजीब बात है, महल खामोश हैं, जबकि जंगल में पेड़ बातें किया करते थे। महल में अंधेरा है, जबकि जंगल में जुगनू साथ चला करते थे। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! बहुत सुंदर, फिर से सुनाइए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया।
महल में अंधेरा है, जबकि जंगल में जुगनू साथ चला करते थे। महल में निरंतर चीख है, जबकि जंगल मल्हार बुना करते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर के लोग सपने हो गए। घर के लोग आहा, सपने हो गए, साथ चल तो रहे थे, पर आधे ही रास्ते में खो गए। अब महल की अधपुती दीवारों से मेरा रिश्ता हो गया है। मैंने सांसों में भर ली है कमरों की घुटन, गुलाब की पांखुरियों से भी होने लगी है चुभन। अब बिस्तर माँ की लोरी नहीं सुनाते। अब वाह बिस्तर वाह। माँ की लोरी नहीं सुनाते, बारूद भरने लगे हैं। कुछ पता नहीं, आधी रात को सोए सोए ही विस्फोट हो जाए और मेरा कंकाल ताउम्र अपने टुकड़े ढूंढता रह जाए। आए है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत हाय सुंदर, बहुत यह सुंदर। बारूद कौन बिछा गया। हाय यह बारूद कौन बिछा गया। आकांक्षाओं की कटारी मेरी आंखों में कौन लटका गया। हर दर्द की तख्ती पर मेरे दस्तखत कौन करा गया। अब कोई तो उस परी को बुलाए। अब कोई तो उस परी को बुलाए, फिर से वह अपनी छड़ी घुमाए, ताकि मैं बुत से ताकि मैं आदमी से बुत बन जाऊं और जंगल के फूल और पत्तियों के साथ झूमूं, नाचूं और गुनगुनाऊं। बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है। अब मैं आप मुझे अगर अनुमति देंगे, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं। उषा कौल जी हमारे साथ जुड़ गई है। आपकी कविताएं बहुत ध्यान से सुन रही हैं। हमारे साथ प्रणव भारती जी अहमदाबाद से जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह रैना जी बहुत अच्छे कवि हैं, जम्मू से जुड़े हैं। विनोद खन्ना जी जुड़े हैं। उर्मिला शुक्ल जी हैं। नमिता सिंह जी वो भी अहमदाबाद से जुड़ी हैं। दिया भाटिया जी, ये हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं। और साथ में माँ आनंद प्रदीपा ये भी जुड़े हैं। और नीलम कुलश्रेष्ठ जी अहमदाबाद से जुड़ी है। बहुत सुंदर कविता, और आपको बहुत ही तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। बलविंदर सिंह अत्री जी भी आपकी कविताएं काव्य पाठ सुन रहे हैं। और वाकई विकेश जी क्या गजब की कविता है, वाह वाह वाह। तो आप जिस दौर में आपने ये कविताएं लिखी, तो खुद आप किस कवि को उस समय ज्यादा मानते थे या उनको पसंद करते थे आप? रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं मैं बहुत पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाकी कुछ कहानियों की बात करना चाहूंगा। मेरी एक कहानी थी पुनर्जन्म। मैं जी उसके जी, बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जरूर जरूर आपका। ये जी जी कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी। जी। जब ये कहानी भेजी गई, उसके एक सप्ताह बाद तार द्वारा इसकी सूचना मिली मुझे। रात के 12 बजे का लगभग टाइम था। पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाया कि आपका टेलीग्राम आया है। उन दिनों टेलीग्राम आना एक बड़ी चिंता वाला विषय होता था। बिल्कुल तो सही बात है। रात के समय जब टेलीग्राम रिसीव किया और उसको खोला, तो लिखा हुआ था सेंड योर फोटो एंड परिचय इमीडिएटली। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान से था। तो वो रात एक बड़ी खुशी की रात निकली। और कुछ दिन बाद ही अगले ही सप्ताह वो कहानी प्रकाशित होके आ गई थी। और वो कहानी मेरी बहुत चर्चित हुई।
जी। तो तो ये मतलब उस समय संपादक कौन थे साप्ताहिक हिंदुस्तान के? कुछ थोड़ा बहुत ध्यान है आपको? हाँ जी, उस समय शीला झुनझुनवाला संपादक थी। शीला शीला जी थी उन दिनों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी। फिर बाद में क्या, जब वो प्रकाशित होकर कहानी आई तो क्या प्रतिक्रिया रही उस कहानी के बारे में फिर? कहानी पर प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। पूरे देश से मुझे बहुत पत्र आए। उन दिनों मोबाइल या फ़ोन का ज़माना नहीं था, पत्र ही आते थे। और सारिका की वो पहली कहानी और साप्ताहिक हिंदुस्तान की ये पुनर्जन्म, दोनों कहानियों पर लगभग 6 महीने तक मुझे पत्र आते रहे। क्या बात है, क्या बात है। मैं विकेश जी ये इसलिए पूछ रहा था, कल ही मैं जयपुर में एक साहित्य साहित्य उत्सव था, वहां पर एक विषय रखा गया था बातचीत के लिए कि लेखन और मतलब जो लेखक है और पाठक, क्या पाठक, बढ़ते लेखक और घटते पाठक, पाठकों की कमी हो रही है क्या? और जिस समय आपने लिखना आरंभ किया है उस समय लोग प्रतीक्षा करते थे कि पत्रिका कब आएगी, या किसी साहित्यकार की कोई कविता कहानी या उनका संग्रह कब आएगा, और वो खरीद कर, इवन पैसा देकर वो पुस्तक खरीदते थे और उसको पढ़ते रहते थे। लेकिन वर्तमान में ये चिंता व्यक्त की जाती है कि पाठक हाँ, बहुत कम हो रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इसके बारे में। उस समय पुस्तक बहुत पढ़ी जाती थी और खरीदी जाती थी। यहाँ तक कि मेरी जब पहली पुस्तक आई, हर छत का अपना दुःख, तो मेरे पाठक मुझसे पुस्तक मंगवा रहे थे और वो बिकती जा रही थी और मेरे प्रकाशक हैरान थे कि 3 महीने के अंदर मैंने लगभग 500 प्रतियाँ मेरे पाठकों ने मुझसे खरीद ली थी। तो लेकिन अब ये थोड़ा चिंता का विषय तो है, किताब का बिकना कम तो हुआ है, क्योंकि मोबाइल और दूरदर्शन की वजह से लोगों का ध्यान बँटा है, उधर आकर्षण ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन कहानी का महत्व आज भी बहुत है, मैं ये सोचता हूँ। ने बहुत अच्छी बात कही आपने। दूरदर्शन, आपका मतलब है कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का सोशल इतना प्रभाव हो गया है कि हाँ जी, पाठक जो उनको तुरंत अपने मोबाइल या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो पाता है, वो उसको पढ़ लेते हैं। और किताबों का चलन जो है, किताबें उनका पढ़ना, खरीदना और पढ़ना, वो थोड़ा सा उसमें कमी आ गई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। नीलम कुलश्रेष्ठ जी ने एक कमेंट भेजा है, 500 प्रतियां खरीदी आपसे, आश्चर्य है। अ अ, वो प्रकाशक आज भी कहते हैं कि वो पुस्तक जैसे बिकी थी, आज वैसे पुस्तकें नहीं बिक रही। तो ये जी बदलाव तो आया ही है। जी जी, नहीं बदलाव तो आ रहा है और उसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर आपकी लगातार कहानी संग्रह और कविता संग्रह प्रकाशित होते रहे हैं, और हाँ जी। फिर जो समय बदलता रहा, जो परिस्थितियां बदलती रही, समाज में पारिवारिक परिस्थितियां बदलती रही, तो वो लगातार आपको अपने लेखन में प्रभावित करती रही। तो आपको क्या लग रहा है कि व्यक्तिगत रूप से आपकी कहानियों में, कविताओं में वो कितना परिलक्षित होता रहा है? पारिवारिक और सामाजिक परिवेश मेरी कहानियों में अधिक आया। मुझे याद आता है कि अ, परिवार से ही संबंधित मेरी एक कहानी ना चाहते हुए, वो भी सारिका में ही प्रकाशित हुई थी और वो भी बहुत चर्चित हुई। तो उस कहानी पर जालंधर दूरदर्शन से निर्देशक राजेश कौल जी ने उस पर नाट्य रूपांतर भी करवाया और वो उस पर टेलीकास्ट भी हुई और काफ़ी लोगों ने उसको बहुत सराहा। अ,
इसके अलावा मुझे 2 कहानियाँ और याद आती हैं। जी। स्त्री शोषण पर मैंने बहुत लिखा। काफ़ी कहानियाँ उन पर केंद्रित रहीं। यहाँ तक कि एक समीक्षक ने एक समीक्षा में ये भी लिखा कि शायद एक नारी के जीवन को इतना नहीं समझ पाई जितना विकेश समझ पाए हैं और लिख पाए हैं। तो ये भी मेरे लिए अच्छी बात लगी मेरे को। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये महसूस किया कि स्त्री शोषण तो हुआ और उस पर बहुत लिखा गया, लेकिन एक समय आया ऐसा कि पुरुष शोषण भी तो रहा। उस पर भी मैंने एक कहानी लिखी थी, ऊद बिलाव। हुँ। राजेश कौल जी को वो कहानी बहुत पसंद आई थी और उसका भी नाट्य रूपांतर दूरदर्शन जालंधर से हुआ। तो जो आज भी मेरे पाठक और दर्शक उस कहानी को बहुत सराहते हैं। क्या बात है! क्या गणेश गणी जी का एक कमेंट आया है, मैं उसको ज़रूर यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि विकेश जी से जालंधर में मैं मिला हूँ एक बार, इनका साहित्य के प्रति प्रेम ज़बरदस्त है, बहुत मधुर स्वभाव के हैं। तो वाक़ई इसमें कोई संदेह नहीं है, आपका स्वभाव इतना मधुर, मिलनसार और बातचीत में आप इतने मीठे हैं, सामने वाला व्यक्ति तो एकदम आपके प्रति मोहित हो जाता है, आपके स्वभाव के प्रति। तो ये बताइए कि आपको ये देखकर कष्ट तो नहीं होता ना कि 10 जब आप 10वीं कक्षा में थे, आपकी कहानी सारिका में प्रकाशित हुई और जब आप इस यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, जबकि आपका लेखन इतना परिपक्व हो गया है, अब न सारिका है, न धर्मयुग है, न साप्ताहिक हिंदुस्तान है, न कादम्बिनी है, इस तरह की पत्रिकाएं बिल्कुल नदारद है। तो आपको लग रहा है ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है? बिल्कुल है। उन पत्रिकाओं की जो पहचान थी, वो आज नहीं मिल रही और विशेषकर संपादक थे जो उन पत्रिकाओं के, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहता था। मुझे याद है अ, मैंने एक कहानी श्रीपत राय जी को भेजी थी कहानी पत्रिका के लिए। तब वो इलाहाबाद से कहानी पत्रिका निकालते थे। तो मेरी पहली कहानी पर उन्होंने काफ़ी बड़ी टिप्पणी लिखकर भेजी। उन्होंने कहा कि विकेश मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? लेकिन तुम्हारी कहानी ने इस कदर छू लिया है कि मैं इसी अंक में प्रकाशित कर रहा हूँ और अपने बारे में मुझे विस्तार से लिखो। उसके बाद उन्होंने मेरी अ, कई कहानियाँ प्रकाशित की। मेरा कहने का मतलब था कि उन्होंने प्रोत्साहित बहुत किया। इसी तरह धर्मवीर भारती जी भी टिप्पणी देते थे मेरी कहानियों पर, कमलेश्वर जी भी देते थे। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय नए लेखक के लिए विशेषकर। नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। विकेश जी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो व्यक्तिगत रूप से भी कभी भारती जी से या कमलेश्वर जी से या शीला झुनझुनवाला जी से इनसे कभी मिलना हुआ? इनसे अ, बातचीत रही व्यक्तिगत रूप से आपकी उन दिनों? बातचीत ज़रूर रही, लेकिन उनसे मिलना नहीं हो पाया। हिमांशु जोशी जी से मैं कई बार मिला, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। वो मुझे अ, अपने बच्चों की तरह मानते थे और आखिरी समय तक मैं उनसे जुड़ा रहा। उन पर मैंने पुष्पगंधा का विशेषांक भी निकाला और जी। अ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा। जी, स्वागत है आपका। पुष्पगंधा के बारे में लगभग नहीं 15 साल पहले मैंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी, जो आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुकी है और सभी दिग्गज लेखक और नवोदित लेखक इस पत्रिका में प्रकाशित हो रहे हैं।
विकेश जी, मैं तो उसी का उल्लेख करने वाला था। अब देखिए, इतने कहानी संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं, इतने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, आपका निबंध संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, आपका लघु कथा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इस बीच में अच्छा, संगीत के प्रति भी आपकी पर्याप्त रुचि थी, अभी भी हाँ है, लेकिन हाँ उस बीच में ये कैसे ध्यान में आया कि इसको तो पत्रकारिता ही कहेंगे ना, आप एक संपादक बन गए, एक जो पत्रिका आज अपनी एक अलग पहचान, अपनी जबरदस्त पहचान बनाई हुई है, पुष्पगंधा। तो ये विचार कैसे आया आपका? और तो वैसे तो पत्रिका प्रकाशित करना जोखिम भरा काम होता है, तो किस तरह से आपको ये साहस जुटाना पड़ा? सच तो ये है कि अनायास ही ये विचार आया था। मैं और मेरे बेटे के बीच में बातचीत हुई, तो मैंने कहा पत्रिका प्रकाशित करते हैं, मैं संपादन करता हूँ। उसका थोड़ा मार्केटिंग में एक अनुभव था, तो हमने मिलकर इसको शुरू किया और प्रवेशांक से ही इस पत्रिका को एक अच्छी पहचान मिल गई। और जैसे ही लेखकों को पता चला कि मैं पत्रिका प्रकाशित करने जा रहा हूँ, तो ढेरों रचनाएँ मेरे पास आ गई और प्रवेशांक में ही अच्छे विद्वान लेखक भी इसमें आए और कुछ नवोदित लेखक भी आए। और इसके बाद मैंने कुछ इसके विशेषांक भी निकाले, प्रवासी विशेषांक, हरियाणा विशेषांक, कहानी विशेषांक, कुछ चर्चित लेखकों पर भी आए थे, चित्रा मुद्गल, राजी सेठ, हिमांशु जोशी, इन पर भी अंक निकाले, जो काफ़ी अच्छे तो रहे। ये साहस कैसे हुआ आपको? इसके लिए जो आर्थिक संसाधन जो आपको मिलने चाहिए थे, तो उस संबंध में कैसे आपने इसको इसका प्रबंधन किया, मैनेज कैसे कर पाए आप ये? इसके बहुत सदस्य बनते चले गए। जैसे ही पाठक या नए लेखक जिनको पता चला, वो इसकी सदस्यता उन्होंने ली और इत्तेफ़ाक से कुछ विज्ञापन भी मुझे मिलते चले गए, जिससे इसका खर्चा निकल पाया और आज भी इसके पाठक बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत-बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएँ। देखिए, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं अपने लेखन के साथ-साथ, लेकिन हम आपकी कुछ कविताएँ और सुनना चाहते हैं, हमारे मित्र सुनना चाह रहे हैं। अ, एक कविता सुना रहा हूँ। आपका स्वागत है। धरती का आकार बदल चुका है। जी, जी। जब तक पिता जिंदा थे, धरती गोल थी। जब तक पिता जिंदा थे, धरती गोल थी। सभी सगे संबंधी घूम फिर कर उन्हीं के पास आते थे। अपना हर सुख दुख उन्हें सुनाते थे। क्या बात है, क्या बात है! जब से पिता इस धरती से विदा ले गए, धरती पिघलने सी लगी, सिमटने सी लगी। धरती माँ सी हो गई है। धरती माँ सी हो गई है। सुनती रहती है बातें बेटों की, बहुओं की। माँ की सूखी हड्डियाँ दम तोड़ रही हैं। अये है! माँ क्या की बात है, क्या सूखी बात है! हड्डियाँ दम तोड़ रही हैं। सभी मिलकर उन हड्डियों को एक-एक करके जला रहे हैं। भीतर से हाथ सेंक रहे हैं, ऊपर से आंसू बहा रहे हैं। माँ का एक-एक अंग काट दिया जा रहा है। चूल्हा बेलन तक बाँट दिया जा रहा है। पिता के बिना माँ की सोबत ही क्या। उसकी खींची लक्ष्मण रेखा को पैरों से खुरच-खुरच कर मिटा दिया जा रहा है। उसकी जगह अपनी आँखों से बुनी कंटीली तारों को बिछा दिया जा रहा है। अब धरती का आकार
पूरी तरह से बदल गया है। वाह वाह अब वाह वाह, धरती बहुत का सुंदर, बहुत आकार सुंदर। पूरी तरह से बदल गया है। जाने कितनी दिशाएं हो गई हैं इसकी, और सभी परिजन अपनी अपनी दिशाओं को निकल गए हैं। अब कोई लौट कर नहीं आता। अब कोई लौट कर नहीं आता। अब कोई लौट कर नहीं आएगा। धरती ने अपना आकार बदल लिया है। धरती का आकार बदल चुका है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। अरे क्या बात है, साधुवाद आपको, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। अभी आपका एक संग्रह आया है, 2023 में ही प्रकाशित हुआ है, हवाएं कुछ कहती हैं, तो आ गया या अभी प्रकाशाधीन है? अ, अ, मैं अभी एक और संग्रह की चर्चा करना चाहूंगा। ये मेरा करिए सर। कविता संग्रह, एक टुकड़ा थोड़ा, आकाश। हाँ हाँ हाँ, एक टुकड़ा आकाश, क्या बात है। आपके एक और पक्ष पर बहुत जरूरी बात करनी है, पहले इसके बारे में बताइए। जी जी। इस पर मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था। बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें से कोई कविता सुनाएंगे आप? आप कहें तो जरूर सुनाएंगे। सुनाइए ना, सुनाइए, जो जो अभी आपने काव्य संग्रह दिखाया। जी, आपका ये स्वागत है। कविता है, पारा होता जिस्म, क्या तू बात है। कर्म करता जा, फल तुझे अपने आप मिलेगा। माँ, तुम ही ने तो कहा था, तू कर्म करता जा, फल तुझे अपने आप मिलेगा। माँ, तुम ही ने तो कहा था, मैंने जिस्म बोए कंकाल उगाए। मैंने जिस्म बोए कंकाल उगाए। कंकाल जो शैतानों का रूप होते हैं। कंकाल जो शैतानों का रूप होते हैं, अभिशापित होते हैं। इस जीवन चक्र में हम सब अभिशापित क्यों हैं माँ? वाह वाह वाह, तुम्हारा क्या दिया बात है। तुम्हारा दिया सुखों का चोला आज जर्जर हो गया है। सूरज पारा बनकर मेरे चारों ओर फैल गया है। इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अव्यवस्था को इस अव्यवस्था को मैं कैसे व्यवस्थित करूं? कैसे इस सूरज को मुट्ठी में कैद करूं? माँ, तुम्हारे राजकुमार ने 365 दिन तपस्या करके सब कुछ पा लिया था। मैं एक दिन ऊपर करके भी कुछ ना पा सका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे होते हुए जो चंदन वन उगाया था, वहां पक्षी अपना दम तोड़ने लगे हैं। मेरे घर के सामने वाला समुद्र, जहां से कभी शंख और सीपियां इकट्ठी करने का स्वप्न संजोया था, अब या तो सूखा रहता है या फिर उसका पानी अपने तल से ऊपर चढ़ा रहता है। ओए यह है, क्या बात है। यह स्थिति मेरे साथ ही नहीं, औरों के साथ भी है। कल रामधन भी अपनी टूटी चारपाई पर धंसा यही रो रहा था। उसका बेटा चंद दिनों में कुछ सितारे तोड़कर ले आने का वचन देकर ना जाने कहाँ खो गया। तुम झूठी निकली माँ। तुम झूठी निकली माँ। रामधन का बेटा भी। अब डर मुझे इस बात का है, कहीं मेरा बेटा मेरे सामने कोई सवाल ना कर दे। कोई सवाल ना कर दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त कविताएं हैं आपकी साहब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा, अब मैं एक महत्वपूर्ण पक्ष पर आपसे बात करना चाहूंगा। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हंस पत्रिका आती है, उसमें लगातार आपका विशेष योगदान रहता है।
जो उसमें स्केचेस आते हैं, जो उसमें छोटे-छोटे जो आपका योगदान रहता है। तो ये चित्र बनाने की कला कहाँ से आपको कैसे प्रारंभ हुई? अब प्रारंभ में आप संगीत भी जानते हैं, प्रारंभ से आपने कविताएँ 10वीं में आप थे तो आपकी कहानी प्रकाशित हुई। तो आप तो इस प्रतिभा के धनी हैं विकेश जी। तो चित्रकारी में, चित्रकला में इसके प्रति तो हमें कुछ बताइए ना, इसके बारे में? मैं परिवार में सबसे छोटा था। मेरी बड़ी बहन प्रेमलता उनकी भी संगीत में, लेखन में और चित्रकला में बराबर रुचि थी। मैं उनको देखा करता था और धीरे-धीरे उस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया। रेखांकन भी मेरे अंदर से कविता की तरह निकलते हैं। आरंभ में आहाहा! मैंने आरंभ में मैं ज़रूर चित्र देखकर बनाता था। ऑयल पेंटिंग मैंने बहुत की। अ, लेकिन अब मैं दे देखकर नहीं बनाता, जो भाव मेरे अंदर आते हैं, कविता की तरह, कहानी की तरह, वो मैं चित्रों में भी डालता हूँ और वही मेरे रेखांकन हंस तथा अन्य पत्रिकाओं में भी कई साहित्यिक पत्रिकाओं में आ रहे हैं। तो तो कुछ अगर आपके पास है, अरुण जी को कहिए कुछ हमारे सामने रख के कुछ दिखा दें। विकेश जी, है कुछ जो आप 1-2 कुछ दिखा सकते हैं? जब तक वो लेकर आते हैं। हाँ जी, 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 क्या बात है। दिखाइए। हुँ, आपकी तो अपनी पुस्तकों का भी जो मुख पृष्ठ है, वो आपने ही डिज़ाइन किया है? कुछ एक पुस्तकों पर है, सभी पर नहीं। जी, जी। ये पुष्पगंधा में ये मेरी कलाकृतियाँ हैं, ये देखिए। आए है, क्या बात है, क्या बात है। क्या क्या डिपिक्ट कर रही है साहब ये? ये वाह, 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 वाह! आया था। ये आपका प्रवेशांक है शायद पुष्पगंधा का। हाँ, हाँ जी। तो इस पर क्या बनाया है आपने साहब, ये कुछ बताएँगे विकेश जी? अ, पत्रिका में जितनी रचनाएँ हैं, उनका एक निचोड़ निकाल के मेरे भीतर कुछ भाव उठे, तो मैंने वो सब रेखांकित किया। जी। तो अभी आपको तो पर्याप्त। जी, जी। ये वाह, वाह, हाँ, वाह, वाह! अंत में जो प्रकाशित हुए। अरे वाह! क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह से तो पर्याप्त मात्रा में आपका इस पत्रिका में आता है। जी सर। वाह, 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 वाह! क्या बात है, क्या बात है। ये रचनाओं के बीच में जो रेखांकन रहता है, हाँ वही जी, है ये। हाँ जी। ये तो जो कहानी या कविता होती है, उसी के हाँ, अनुरूप रहता होगा ना ये? बिल्कुल उसके अनुरूप रहता है। जी, जी। तो अभी भी ये कार्य आपका सक्रिय रूप से चल रहा है ये। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। बहुत बिल्कुल सुंदर, चलता है। आपके तो बहुमुखी प्रतिभा है आप। अब देखिए शुरू से कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध। अच्छा, नाटक नाटक की तरफ आपका कुछ रुझान नहीं हुआ नाटक लिखने का? नाटक लिखे नहीं लेकिन मैं मोहन राकेश जी का ज़िक्र करना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर। अ, मेरे 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 प्रिय नाटककार रहे हैं। मैंने उन मैं पर शोध उनसे भी किया है उनके नाटकों पर। जी, जी। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उनके नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन, तो लहरों के मुझे राजहंस। प्रभावित किया। तो मोहन राकेश जी पर ही मैंने शोध कार्य किया था। मैं वो पुस्तक दिखाना चाहूँगा आपको। दिखाइए, दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! ये राकेश जी का चित्र है सामने। वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे नाटककार और कहानीकार थे। और इनकी कहानियाँ विशेष रूप से उनकी अपनी अलग शैली, अपनी अलग भाषा, शिल्प की दृष्टि से वो कहानी पढ़ते ही हम कह सकते थे कि ये मोहन राकेश की लिखी हुई कहानी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप मेरी जी, जी, जी।
पुस्तक को हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित किया था। ये आज पंजाब विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी इसको पढ़ रहे हैं। तो मैं वही वही आपसे जानना चाह रहा था कि पाठ्यक्रम में भी आपकी कहानियां, कविताएं लगी होंगी और कुछ हाँ जी, शोध कार्य भी आपकी रचनाओं पर हुआ है क्या? हाँ जी, ये एक शोध कार्य मेरे जीवन पर और मेरी कहानियों पर हुआ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, तो ये पुस्तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! ये डॉक्टर सोनिया ने किया है। हाँ जी, वाह वाह वाह! ये किस सन में हुआ है डॉक्टर साहब? ये इसको हो गए 7-8 साल हो गए हैं इसको हुए। जी 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 जी। कुछ तो और बच्चे भी कर रहे हैं, तो जी, तो ये चित्रांकन, ये जो रेखांकन, ये भी आपका नियमित रूप से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, जब कोरोना काल का समय आ गया 2020-21 में, तो उन दिनों आपकी लेखन की क्या व्यवस्था रही? आपका लेखन लगातार चलता रहा? मेरा लेखन लगातार चलता रहा। यूँ कहिए कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखता ज़रूर हूँ, मैं लिखे बिना नहीं रह सकता। अभी पिछले दिनों मेरी एक पुस्तक मराठी में अनुदित होके आई है, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। अरे क्या बात है! ये कौन सी पुस्तक है? महादान? महादान। जी, जी। तो ये क्या कहानियों का संग्रह है, उपन्यास है ये? हाँ जी, ये पूर्णा की एक मराठी लेखिका हैं, उन्होंने मेरी कहानियाँ पढ़ी, बहुत प्रभावित हुईं, तो उन्होंने अनुदितकारी से प्रकाशित करवाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपका बहुत कार्य बहुत विस्तृत है, बहुत समृद्ध है, बहुत काम किया है आपने। तो और कोई विशेष विषय आपने लिया है जिस पर आपका निबंध या शोधात्मक कार्य रहा है, विकेश जी? अ, हंस में रेखांकन के साथ मेरी कुछ कहानियाँ भी छपी। एक कहानी मेरी उसमें छपी थी, यहाँ कोई बैठा है। वो क्या बात है! कहानी बहुत चर्चित हुई। उसके मैं 2-3 संवाद सुनाना चाहूँगा। सुनाइए, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, जी। वो कहानी एक रेल यात्रा का सफ़र है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी में जाते हैं, बहुत भीड़ है, लेकिन अगर कोई सीट खाली भी होती है, हम बैठने लगते हैं तो साथ वाला व्यक्ति कह देता है कि यहाँ कोई बैठा है, जबकि वहाँ कोई बैठा नहीं होता। वो उसको अपने अधिकार में रखना चाहता है। तो इस संदर्भ से कहानी चलती है। बहुत जगह-जगह गाड़ी रुक रही है, लोग गाड़ी में चढ़ उतर रहे हैं, लेकिन वो सीट खाली है। कोई बैठना चाहता है तो साथ वाला व्यक्ति कहता है जी यहाँ कोई बैठा है। अब सभी ये समझ सोच के कि कोई आएगा, सब खड़े लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, खड़े हुए हैं। एक बुढ़िया आ गई है अपनी लाठी टेकते, तो वो उस सीट पर बैठी है, तो व्यक्ति कहता है कि अम्मा यहाँ कोई बैठा है। वो कहती जब कोई आएगा तो मैं उठ जाऊँगी। अब सफ़र चल रहा है लेकिन वहाँ कोई नहीं आया और वो धीरे-धीरे आराम से बैठी हुई है। उसको बड़ी भूख लगती है, तो वो सबसे कहती है कि अगर किसी के पास कुछ खाने को है, तो मेरे को दे दो। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है, वो भी नहीं उसे दे रहे। तो ऊपर वाली सीट पर एक फौजी भाई बैठा है जो खाना खा रहा है। तो हुँ, फौजी हुँ। भाई को कहती है कि तेरे पास तो खाना है, थोड़ा मुझे दे दे, मेरे को भूख लगी है। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दूँगा, ये मेरे मेरे मुझे भी खाना है। वो कहती तो आ कहाँ से रहा है? वो कहता है मैं बॉर्डर से आ रहा हूँ। कहती क्या करने गया था वहाँ? कहता है भारत माँ की रक्षा करने गया था। कहती माँ को एक रोटी तो दे नहीं सकता, भारत माँ की रक्षा क्या खाक करेगा? तो खैर कहानी आगे चलती-चलती अंत में
जब उस सीट पर कोई नहीं आता तो वो साथ वाले व्यक्ति से पूछती है कि तू कह रहा था यहाँ कोई आएगा, तो कहाँ गया वो? तो कहती झूठ बोल रहा था ना, दूसरे की सीट ले रहा था, दूसरे का हक मार रहा था, तेरी वजह से ये लोग खड़े हैं। लेकिन वो कह उन पर भी आक्षेप लगाती है कि हम अपने अधिकार को खुद खो देते हैं। वो जो लोग खड़े हैं उनको कहती है कि तुमने अपना अधिकार नहीं लिया, तुम सारी क्या उम्र बात है! इसी तरह खड़े रहोगे, इसी तरह हिजड़ों की तरह नाचते रहोगे, तुम्हें अपना अधिकार लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। तो ये कहानी का अंत था। क्या बात है! बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ कोई बैठा है, एक हाँ, प्रतीकात्मक रूप में आपने इसका कहा है। बहुत अच्छा आपने विषय लिया है इसमें। ये कहानी किस पे प्रकाशित हुई है आपकी? हंस पत्रिका में। हंस पत्रिका में। बहुत बढ़िया। तो कुछ क्या प्रतिक्रिया क्या रही इसकी? प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही इसकी, बहुत अच्छी रही। बहुत बढ़िया। अच्छा, विकेश जी, आपकी कविताएं बहुत जबरदस्त है। मेरा व्यक्तिगत मन करता है आपसे एक दो कविताएं और सुनूं। और हमारे मित्र तो लगातार, अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई। वो कह रही थोड़ा सा मैं लेट, मतलब देर से आ रही हूं, बाद में बाकी कार्यक्रम सुनूंगी। तो कुछ एक दो कविताएं सुनाइए, कविताएं आपकी बहुत अच्छी है। एक कविता सुना रहा हूँ। जी, हम आपका कौन स्वागत। हैं? हम कौन हैं? ना मुझे पता है ना तुम्हें, बस भीड़ का एक हिस्सा है। हम कौन हैं? ना मुझे पता है ना तुम्हें, बस भीड़ का एक हिस्सा है। देखते रहते हैं एक दूसरे को, तलाशते रह जाते हैं खुद को। क्या नहीं बात है! बता पाते अपना नाम अपना पता, फिर सवाल करते हैं खुद से, कुछ जवाब तो आता है, लेकिन डूब जाता है इस भीड़ के कोलाहल में। क्या बात है! लेकिन डूब जाता है इस भीड़ के कोलाहल में। कोलाहल है कि बढ़ता ही जाता है। मैं दोनों कानों को दबोच लेता हूँ हथेलियों के बीच। मैं वाह वाह दोनों वाह! कानों को दबोच लेता हूँ हथेलियों के बीच, और भींच लेता हूँ आंखें भी। जरा कोलाहल कम हो जाए तो बता दूंगा अपना नाम अपना पता। हर व्यक्ति की पहचान होती है, मेरी भी होगी, लेकिन कैसे बता दूं? क्यों बता दूं? तुम मेरे लिए अजनबी हो, और आज के वक्त में किसी अजनबी के सामने आना गुनाह है। तुम भीड़ का एक हिस्सा हो, और भीड़ एक षड्यंत्र होती है। बारूद का क्या! ढेर होती है, कुचल देने वाला हथियार होती है। भीड़ से बचना होगा, भीड़ से बचना होगा, कोलाहल को डसना होगा, वरना हम गूंगे बहरे और अंधे हो जाएंगे। भविष्य के लिए कोई अंकुरण ना हो पाएगा। हम नपुंसक होकर रह जाएंगे, धीरे धीरे लुप्त होती पीढ़ियों की तरह अतीत ही कहलाएंगे। तब आने वाली नस्ल एक खोज में लग जाएगी। हमारा अस्तित्व, हमारा नाम, हमारा पता ढूंढती रह जाएगी। हाय हाय हाय, क्या बात है! बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया। आज तो मेरा ये कार्यक्रम सफल हो गया। विकेश जी, बहुत सुंदर धन्यवाद। कविताएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! मेरा मन करता है कि आपसे, क्योंकि देखिए, किताब से पढ़ना तो अलग बात है, लेकिन आप इसका वाचन जो कर रहे हैं, उसका अपना ही अलग प्रभाव है। वाह 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 वाह! तो अच्छा, 2023 में आपकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कौन-कौन सी है वो? अ,
एक पुस्तक तो थी छुअन तथा अन्य कहानियां। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका सब हो गया लोकार्पण वगैरह? हाँ जी, इस पुस्तक पर भी हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है। एक और पुस्तक आई है मेरी, सिलवटें। वाह क्या बात है। ये मुख पृष्ठ जो है किसका बना हुआ है? ये हमारे एक मित्र हैं मनोहर काजल, उनका ये खींचा हुआ फोटो है। इसको मैंने इसका चयन करके प्रकाशक को भेजा था कि इसको लगाया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब आपकी पुस्तकें प्रकाशित होती है, उसकी साज सज्जा में, उसके डिजाइनिंग में आपका कुछ योगदान रहता होगा जरूर, क्योंकि आप तो खुद चित्रकार भी हैं, तो साहित्यकार तो है ही, सृजनकर्ता तो है ही आप। हाँ जी। अब जैसे ये मेरा लघु कथा संग्रह है, दुपट्टा। वाह तो वाह वाह, बहुत बढ़िया। साज सज्जा और कुछ अन्य पुस्तकों पर भी मैंने काम किया थोड़ा। तो जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, आप जो आपने शुरुआत में बताया कि संगीत में आपकी रुचि रही है, तो गायन में भी थोड़ा सा कुछ आपने कुछ आजमाया है, कुछ गाने में, कुछ गायन में? नहीं, मैं गा नहीं पाया, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स ही बजाता रहा। जी जी जी, अभी भी क्या, अभी उसको आप जारी रखे हुए हैं क्या? उसको हाँ जी, आपने रोक तो नहीं? नहीं, क्यों रोक मैं दिया आपने? आपको देखिए, संगीत साहित्य इसका तो आपस में बहुत गहरा संबंध है, तो उसको जारी रखना चाहिए था आपको, विकेश जी। मैंने बिल्कुल जारी रखा हुआ है। खाली समय में, खुशी में और उदासी में मैं हारमोनियम उठाता हूँ और कोई ना कोई पुराने गीतों की धुन मैं निकाल ही लेता हूँ। तो अरे वाह, अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं आपको कहता कि हारमोनियम सामने रखिए, कोई धुन सुनाइए, बहुत अच्छा लगता। कमलेश चलिए, भारती जी जुड़ गए, कह रहे कि विकेश जी तो मेरे पुराने मित्र हैं। अब पुराने मित्र हैं तो क्या नए नहीं, आजकल भी तो मित्र आपके हैं। बहुत मित्र हैं। जी जी। गुलशन आनंद जी जो साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मेरे और लेखन में इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। कमलेश युवा भारती जी भी कवि कह रहे हैं कि मेरे पुराने मित्र हैं। जी जी। कमलेश जी से बहुत पुराना संबंध है। युवा कवि सुमित राजौरा जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे बराबर प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो सभी मित्रों से बहुत सहयोग मिलता है मेरे को। विनोद खन्ना जी भी जुड़ गए हैं बीच में, और आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और डॉक्टर प्रणव भारती जी लगातार अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी है, बहुत अच्छी कवियत्री है, चिंतक है। और साथ में बहुत कई मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। बलविंदर सिंह अत्री जी भी लगातार जुड़े, निरुपमा सिंह जी भी, वो भी आपको सुन रही है लगातार। तो आपको सबका विकेश जी, धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर आ रहा है। अब देखिए, बातचीत में 1 घंटा 10 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो हाँ जी। आपको व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि कुछ ऐसी बात है कि जो अभी अनकही रही, कहना आप कहना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से? अ, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नीलम कुल श्रेष्ठ जी भी जुड़ी हैं। हमारा लेखन लगभग इकट्ठे ही शुरू हुआ था और हम क्या बात है। निरंतर लिख रहे हैं और इनसे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता रहा। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा इनका। अ, अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि लेखन में क्या विषय रहा अभी, बाकी जो अभी आप को लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको अपने लेखन के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से पाठकों तक आना चाहिए? अ, कहानी को लेके मैं एक बात कहना चाहूँगा। जरूर। कुछ नए कहानीकार, क्योंकि पुष्पगंधा के लिए भी वो भेजते हैं रचना, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि कई बार नए लेखक मुझे लिखते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल एक सच्ची घटना है। अ, लेकिन मेरे अनुसार कहानी क्या है? कहानी एक यात्रा है,
बाहर से भीतर और भीतर से बाहर तक की यात्रा। जो हम देख रहे हैं, सच केवल वो नहीं है, सच सत्य हमारे अंदर है, हमें वो भी बाहर लाना होगा। हमें ये यात्रा पूरी करनी होगी, तभी कहानी एक सशक्त कहानी बन पाती है। तो अ, मेरी एक और कहानी है जिसकी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, गांठ। वो कहानी भी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक क्या बात है! मनोवैज्ञानिक कहानी है, वो कहानी बहुत चर्चित हुई। अ, बहुत दिग्गज लेखकों ने उस कहानी को पसंद किया। राजी सेठ ने उस कहानी पर बहुत कुछ कहा और एक अन्य कहानी मेरी है अंधेरे। वो कहानी बहुत चर्चित हुई और मेरे कुछ मित्र बरेली से शराफत अली खान मुझे कहते हैं कि इस कहानी को मैं कई-कई बार पढ़ गया, तो मुझे अच्छा लगता है कि पाठक मेरी कहानियाँ पसंद करते हैं और मैं सोचता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे पाठक हैं। तो बहुत बढ़िया। जी, 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 जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने पुरस्कारों की बात छेड़ी। आपको तो कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उपयुक्त पुरस्कार जो आप जिसको महत्वपूर्ण आप मानते हैं अपने लेखन यात्रा में? देखिए, जिनेंद्र जी के हाथों पुरस्कार मिला, वो मेरी एक क्या बहुत बात है! बड़ी उपलब्धि थी और पिछले वर्ष हरियाणा साहित्य अकादमी ने मुझे लाला देशबंधु गुप्त पुरस्कार दिया और मुंबई से मुझे तिरंगनी आर्ट्स द्वारा साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। पंजाब जालंधर से मुझे कई बार सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए उन सबका आभारी भी हूँ। कमलेश भारती जी ने एक टिप्पणी दी है, कमेंट अभी, मेरी यादों में जलंधर की यादों में इनको याद किया है, जो विकेश निझावन तक पहुंचाया और इन्हें अच्छा भी लगा, हमारी बातचीत भी हुई। इस पर बहुत अच्छी बात कही विकेश जी ने कहानी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका। आपने अपना ये कमेंट दे दिया है। तो अब कार्यक्रम के अंत में अपने मित्रों के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? अब देखिए, इतने समय से अभी भी हमारे साथ आपके लिए बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा, सबने इतना समय दिया मेरे लिए और जुड़े रहे। लेकिन लेखक लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुस्तकों की भीड़ मत लगाएँ, थोड़ा सहजता से लिखें, मंथन करें, सिर्फ़ पुरस्कार और किताबों की भीड़ के पीछे मत जाएँ। हम अच्छा लिखेंगे तो पुरस्कार अपने आप मिल जाएगा और सिर्फ पुस्तकों की गिनती करने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा एक सुझाव है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात कही। मैं आपके लिए अपनी कविता की 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित कर रहा हूँ। फूल की परिभाषा यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। तो फूल की परिभाषा यही होनी चाहिए कि जब उसकी खुशबू फैल जाए पूरे वातावरण में, तो वो आदमी को कम से कम लोहा होने से बचा सकती है वो खुशबू। तो विकेश जी, आप मेरे इस पटल पर आ गए, मंच पर आए। ये मेरे इस उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप जैसे व्यक्ति से, आप जैसे साहित्यकार से, चित्रकार से बात करना बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मित्र आपका ये कार्यक्रम अभी भी जुड़े हैं। मैं सब मित्रों को अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वे लोग हमारे साथ जुड़ गए और अच्छी बातचीत के लिए वे पूरे कार्यक्रम में अपना संपर्क बनाए रखे। तो मैं आपको 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 एक बात के लिए और बधाई देना चाहूँगा। 6
दिसंबर को जो आपका प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था, वो मैंने पूरा सुना। आपकी कविताओं से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत-बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो कार्यक्रम भी वो सार्क जो देश है, उनके कवियों के समक्ष हुआ था, वहाँ से साहित्यकार आए थे, तो उसमें मुझे भी कहा गया मैं अपनी कविताएँ प्रस्तुत करूँ, तो उसमें मैंने कविताएँ 3-4 कविताएँ पढ़ी और जब बाद में फ़ेसबुक पर वे कविताएँ आ गई, तो उसमें भी आपने उनको सराहा, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको अच्छी लगी, तो इसके लिए आपका सहयोग और आशीर्वाद तो लगातार मिलता रहेगा मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका विकेश निझावन जी, आप हमारे साथ जुड़ गए और आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सार्थक और आपने इसको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया अपने मित्रों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से जी, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर हमारे साथ रचना धर्मिता कार्यक्रम में जुड़े थे श्री विकेश निझावन, प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार और चित्रकार। इसके साथ ही मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।